हेलो मेरे प्यारों भाइयों बहनों, सभी लोग आप लोग कैसे होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट किए होंगे। चलिए आज हम लोग 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगीति का क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद है सभी से कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा और सभी लोग को आंसर याद भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर चैप्टर रासायनिक बलगीति। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे हर बार मतलब परीक्षा में 2-3 सवाल तो पक्का आ जाता है। इसमें मतलब जैसे कोटि के बारे में, कोटि का मान बहुत पूछता है। जैसे प्रथम कोटि का विक्रिया क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का विक्रिया को क्या हो जाएगा, और कोटि के मान को सिद्ध करने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्रथम कोटि का विक्रिया को सिद्ध कीजिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है किसी प्रथम कोटि का विक्रिया का जो विशिष्ट वेग स्थिरांक के कहने का मतलब यानी कि के वेग स्थिरांक को हम लोग के मतलब द्वारा लिख सकते हैं। निर्भर करता है जो प्रथम कोटि विक्रिया, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रथम कोटि विक्रिया उसका मतलब किससे हम बोल सकते हैं प्रथम कोटि की विक्रिया, तो आपको पता है वो जो प्रथम कोटि की विक्रिया होते हैं वे वैसे मतलब रासायनिक विक्रिया जिनका मतलब घातों का योग होता है वो मतलब 1 हो, मतलब 1 हो। जैसे मैंने ए लिख दिया, तो ऐसे जिसका घातों का योग माने घातों का जो एक मान हो वह 1 हो, मतलब ऐसे विक्रिया जिसका घातों के मान 1 हो वह लोग प्रथम कोटि विक्रिया को मतलब प्रथम कोटि विक्रिया कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है जो वेग स्थिरांक जो है, जो मतलब के किस पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक यानी कि के वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है अभिकारकों के सांद्रता पे, ऑप्शन बी में है उत्पादकों के सांद्रता पे, ऑप्शन सी में है समय पर, ऑप्शन डी में है ताप क्रम पर। जो जैसा कि आप लोग को सभी लोग का इसका आंसर याद भी होगा, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको पता है जो प्रथम कोटि विक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता हुआ ताप क्रम पर निर्भर करता है। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है तनु NaOH, जो तनु NaOH है की उपस्थिति में एथिल एसीटेट को जल अपघटन किस कोटि के विक्रिया में करते हैं। तनु जैसे क्या आंसर जैसे हो जाएगा Na, जैसे कि NH, N और A या तो एक तत्व है और NO जो OH है यानी कि अल्कोहल और सोडियम, ये तो 2 तत्व है। तो 2 तत्व है तो इसको जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 तत्व है। आपको पता है जिसका मतलब ऊपर कुछ भी घात में ना हो तो कम से कम 1 रहता है, जैसे कि इसका मैंने 1 लिख दिया। तो वही पूछ रहा है जैसे जल अपघटन में किस कोटि के विक्रिया का है, तो आपको पता है कि 2 तत्व है यानी कि 2 तत्व से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो घातों का योग करें तो 1 + 1 यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा 2। बी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद है कि सभी लोग को इतना बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है सभी लोग से, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणक का मान होता है वह किसके बीच में होता है। ऑप्शन ए में है 1 तथा 3, ऑप्शन बी में है 2 तथा 3, ऑप्शन सी में है 1 तथा 4 और ऑप्शन डी में है 2 तथा 4। तो आपको पता है जो अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप गुणक होते हैं 2 तथा 3 तक हो सकते हैं। जैसे किसी का मान ले लिया तो इसका घात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ही तक हो सकता है, पर 4 नहीं होते हैं, 4 नहीं हो सकता। इसका क्या हो जाएगा 2 तथा 2 मतलब 2 से लेकर 3 तक 2 तथा 3 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा वेग का व्यंजक है, यानी कि वेग बराबर के ए मतलब बी का n। जो अभिक्रिया है इसमें कोटि क्या होगा, ऐसा बहुत ही इजी सवाल है, पूछ रहा है n, तो आपको पता होगा जैसे मतलब n है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो है यहाँ पे, जैसे वही मतलब कोटि का मान पूछ रहा है तो आपको पता होगा इसका क्या होता है आंसर। इसे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा n + 1। सी द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर सवाल है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना है, तो इसका पूछ रहा है इसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बहुत ही इजी सवाल है, यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लेता है।
इतना आपको दे देगा और इतना पूछेगा कि इतना विक्रिया की कोटि क्या है। तो बहुत इजी है, जैसे कि हम लोग जो इसका घात दिया उसको सिर्फ जोड़ लेंगे। तो दिया है क्या, एच का घात दिया है 1+2 1/2, बी का घात दिया है 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो पूछ रहा है इसका कितना विक्रिया कोटि होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी द राइट आंसर 1 होगा। चलिए उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल सभी से है, रासायनिक अभिक्रिया में 2A + B बराबर C के दर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं। इस ऑप्शन ए में है, मतलब किसके द्वारा इस समीकरण को हम लोग निरूपित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो सभी से उम्मीद है कि इसका आंसर सभी को याद होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सभी लोग से, चलिए 7 नंबर सवाल बोलता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक यानी कि के होता है वो किस पे निर्भर करता है। जैसे मैंने भी जस्ट किचन में बताया भी था, जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया यानी कि वेग स्थिरांक के वो किस पर निर्भर करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ताप पर, तापमान, इसका मतलब ताप पर। ए इज द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु यानी के लिए हाफ टी, अर्ध आयु को हम लोग हाफ टी के मतलब माध्यम से लिख सकते हैं। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मतलब मान किस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, जैसे वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको बताना कि जो प्रथम कोटि की वेग यानी कि जो अर्ध आयु होते हैं हाफ टी, वो किस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग को सभी का इसका आंसर याद होगा, सभी का आंसर याद होगा। जैसे क्या आंसर होगा, प्रारंभिक सांद्रता की जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करती है हाफ टी यानी कि अर्ध आयु। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ऐसे पूछेगा जो अर्ध आयु का मतलब अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा उत्पाद से अभिक्रिया माने अभिक्रिया से उत्पाद बनने की क्रिया में जो हमें मतलब आधा समय लगता है उसे हम लोग अर्ध आयु कह सकते हैं। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल है, हेवर विधि द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हेवर विधि द्वारा किसका निर्माण हम लोग करते हैं। जैसे हेवर विधि द्वारा आप लोग से पूछ लेगा कि जो हेवर विधि द्वारा इसका हम लोग अमोनिया जो तत्व है उसका निर्माण में हम लोग हेवर विधि द्वारा करते हैं। तो हेवर विधि द्वारा जो हम लोग अमोनिया के निर्माण करते हैं तो उनमें जो उत्प्रेरक लेते हैं वो उत्प्रेरक का नाम बताना है, कौन सा उत्प्रेरक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है लोहे के महीन चूर्ण पाउडर, ऑप्शन बी में है मेलिविडियम का महीन पाउडर, ऑप्शन सी में है निकेल का महीन पाउडर, और ऑप्शन डी में है प्लेटिनियम का महीन पाउडर। चलिए उम्मीद है सभी को इसका आंसर याद होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, हेवर विधि द्वारा अमोनिया के जो भी उत्प्रेरक हम बनाते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये इज द राइट आंसर। हम लोग लोहे के यानी कि ये भी लोहे के महीन पाउडर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम लोग निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, जैसे मैंने वेग बराबर दिया है ए के मतलब बी के स्क्वायर को यदि ए के सांद्रता की स्तर रखकर बी के सांद्रता को 3 गुना कर दी जाए तो क्या उसका वेग में क्या परिवर्तन होगा। जैसे वो 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी 9 गुना हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, जैसा कि आंसर आप लोग को याद होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया में A प्लस बी अभिक्रिया कर C बनाता है तो निम्नलिखित में किसके लिए ये दर है। आपको पता होगा शून्य कोटि अभिक्रिया का जो भी मतलब होता है मान वह क्या होता है, मतलब ऐसे कोटि शून्य कोटि का अगर कोई परिभाषा पूछ ले तो वैसे हम लोग बता सकते हैं
वैसे अभिक्रिया जिनका घातों का मान शून्य हो, वैसे अभिक्रिया जिनका घातों का मान शून्य हो, शून्य कोटि के मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया कराते हैं। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मान हमेशा निश्चित होती है। ऐसे पूछता है ऐसे बहुत कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान क्या होता है, निश्चित होता है। तो सही बात है, जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका मान हमेशा निश्चित होता है। अगर प्रथम कोटि तृतीय कोटि पूछ ले तो उनका मान हमेशा बढ़ता घटता रहता है, पर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होते हैं इसका मान हमेशा निश्चित रहता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के होता है वो हमेशा समान होता है। जैसा कि मैंने भी तुरंत बताया भी, तो आपको पता होगा ऐसे कौन सी कोटि अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक यानी कि के बिल्कुल के का मान होता है बिल्कुल समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग होता है वह हमेशा समान होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट सवाल है अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन सी होती है? जो मतलब कोई जैसे मैंने कोई अभिक्रिया से जब उत्पाद बनाया जब यह अभिक्रिया से उत्पाद बना तो इसमें कौन सी ऊर्जा मतलब अभिकारक या अभिक्रिया बोल सकते हैं। जब अभिकारक से उत्पाद बना तो इसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं? जैसे ऑप्शन ए में है गति ऊर्जा का, ऑप्शन बी में है स्थिति ऊर्जा का, ऑप्शन सी में है सक्रियण ऊर्जा का और ऑप्शन डी में है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा वे होते हैं जिसका मतलब वो ऐसी ऊर्जा जिसका मतलब वो स्थान नहीं बदल सकते हैं, वह एकदम स्थित हो, एक स्थान पर हो। और होता है गति ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं जो समय के अनुसार अपने से मतलब स्थान को बदल देते हो, गतिज ऊर्जा होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा, सी द राइट आंसर, सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है सभी से, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्जन ऊर्जा समान होती है। किसके समान होती है? तो आपको पता होगा इसका सभी को इसका आंसर याद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा एच बराबर यानी कि हाइड्रोजन, डेल्टा एच बराबर 0। चलिए इतना सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल है रासायनिक अभिक्रिया में 2O3 यानी कि उत्पाद है 3O2 निम्नलिखित में से होती है। तो यह अभिक्रिया को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या परिणाम आएगा? जैसे कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। जब इस अभिक्रिया को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मतलब बी द राइट आंसर होगा, बी द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा और सभी लोग हो सके तो आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है जो रिएक्शन है वो कौन सा अभिक्रिया मतलब इसका प्रतिक्रिया कोटि दर क्या होगा? जो रिएक्शन दिया होगा इसका जो कोटि का मान होगा कितना होगा? जैसे शून्य कोटि का है, प्रथम कोटि का है या तृतीय कोटि का है? तो सभी को याद होगा जो रिएक्शन है प्रथम कोटि के मतलब शून्य कोटि का अभिक्रिया के मतलब उदाहरण है। शून्य कोटि के अभिक्रिया वो होते हैं जिनका अभिकारकों का मान मैंने कि अभिक्रियाओं का घात योग मतलब शून्य हो, 0 हो। और प्रथम कोटि के अभिक्रिया वो होते हैं जिन अभिकारकों के अभिक्रिया का मान अभिक्रिया के घातों का योग 1 मतलब 1 हो। और आपको द्वितीय कोटि का तो पता ही है जिन अभिकारकों का घातों मतलब घात यानी कहने का मतलब जैसे इसका मान हो 2 यानी कि घात 2 हो तो हो गया द्वितीय कोटि। जिससे क्या आंसर हो जाएगा? शून्य कोटि। चलिए इतना बात सभी को याद होगा, इसका हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है CH3 COOH C2H2 प्लस H2 यानी कि जल से जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 COOH प्लस C2H5OH की कोटि की अभिक्रिया मतलब इसका कोटि का मान कितना होगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी द राइट आंसर, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है। इस ऑप्शन ए में है सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी में है अणु भार पर, ऑप्शन सी में है परमाणु भार पर, ऑप्शन डी में है तुल्यांक भार पर। जैसा कि इसका आंसर याद होगा आप लोग को, सभी लोग को याद भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
सक्रिय द्रव्यमान पर किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइएगा सभी लोग। नेक्स्ट सवाल बोलता है किसी भी अभिक्रिया के उत्प्रेरक होते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के जो वेग है उसको बढ़ाते हैं, या अभिक्रिया के वेग को पहले बढ़ाते हैं फिर घटा देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि इसका पता होगा, आप लोग को सभी को आंसर पता होगा, किसी भी क्रिया के जो उत्प्रेरक होते हैं वह किसी भी क्रिया के दर को पहले बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को पहले बढ़ाते हैं फिर क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो डायग्राम है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? जैसे कि ऑप्शन में ए में दिया गया है और बी में ऐसे मतलब इस तरह के आपको पता होगा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसका मान तो शून्य होता है। जो ये डायग्राम है यानी कि जो ए नंबर का जो डायग्राम है प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है। इसे पूछ रहा है शून्य कोटि को, तो इसका आंसर देगा सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल बोलता है यदि इतना रिएक्शन इसका करवाएंगे किसी प्रतिक्रिया के अर्धायु में उसमें प्रतिफल की सांद्रता को स्वतंत्र है तो ये N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस का उत्पादक, नाइट्रोजन गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रति की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाती है तो अभिक्रिया की दर प्रति मिनट इकाई क्या होगा? जब इतना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर 2303/10 log 2.0। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए हमने जस्ट क्वेश्चन करवाया था, अभी तुरंत ही जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था। इनमें से कौन से जिसका मतलब इतना सारे इससे रिएक्शन करवाएंगे तो इतना उत्पाद जो बन के आएगा उसका जो कोटि का मान कितना होगा? जैसा कि आपको इसका आंसर याद भी होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोटि का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि हाफ टी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए में है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर, ऑप्शन बी में है तापक्रम पर, ऑप्शन सी में है दाब पर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। प्रथम क्रिया का जो हाफ टी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? इसे क्या आंसर हो जाएगा? जैसे कि आप लोगों को सभी को पता भी होगा जो प्रथम कोटि के हाफ टी का मान बहुत बार पूछ लेता है, जो प्रथम कोटि हाफ टी का मान कितना होता है? इसे क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0.963/K। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे। चलिए ये इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल का सभी लोगों से बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है यदि T dx/dt बराबर KH प्लस N और pH2 से एक करने की प्रतिक्रिया दर में 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की जो कोटि हो कितनी होगी? तो पता होगा ये, यानी कि मैंने बताया था जब जहां पे किसी का मतलब n घात हो तो उसका मान 1 होता है। तो जैसा कि इसमें n घात का मान 1 मतलब n बता रहा था, तो किसका क्या मान हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, 1 हो जाएगा। यानी कि कोटि की प्रतिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? यानी कि K का इकाई K का मात्रक होता है। जैसे ऑप्शन ए में है प्रति समय इनवर्स, ऑप्शन बी में है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी में है मोल प्रति लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी में है मोल लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। तो इसे क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो K का मान है यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और यह 5 नंबर में पूछ लेता है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र आता है यानी कि जो इकाई आता है वह सिद्ध करें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, इसका हो जाएगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड।
सी द राइट आंसर। आपको पता होगा जो प्रति समय है या द्वितीय कोटि का होता है, या द्वितीय कोटि का होता है, द्वितीय कोटि का होता है, या द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक का मान होता है, या जो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है या शून्य कोटि का अभिक्रिया का मान होता है। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है जल में H2 जी यानी कि गैस प्लस Cl2 यानी कि जी यानी कि गैस को सूर्य के प्रकाश से जब अभिक्रिया कराएंगे तो 2HCl बनेगा। तो इसका कोटि कितना होगा? जैसे ऑप्शन ए में है सी, ऑप्शन ए में है 3 होगा, ऑप्शन बी में 2 होगा और ऑप्शन सी में है 1 होगा और ऑप्शन डी में है 0। इसे क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा, इसका होगा 0। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है किसी अभिक्रिया का जो वेग निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है किसके द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं होता है? इसे क्या आंसर हो जाएगा? वेग होता है, जिससे वेग बराबर दिया है के बराबर दिया है ए के घात 2 प्लस बी हो तो इस अभिक्रिया का कोटि कितना होगा? इस अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? मैंने बताया था जिससे मतलब किसी भी अभिक्रिया पे ऐसे हो तो इसका मान 1 कम से कम होता है, 1 इसका मान होता है। तो वही पूछा इसका अभिक्रिया का कोटि कितना होगा? जैसे कि इसका दिया हुआ है 2 और इसका अगर किसी भी मतलब अंक में ऐसे है तो उसका मान 1 जरूर होता है। तो इसका बी का कितना है? इसका हम 1 मान लेते हैं। तो इसका 2 दिया है, इसका बी का हम 1 मानते हैं, किसी का भी मान 1 होता है। तो प्लस कितना हो गया? 1 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि सी बी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है रासायनिक अभिक्रिया H2 यानी कि G यानी कि गैस प्लस I2G से जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो 2HI का जो समान स्थिरांक होगा वो Kp निर्भर करता है किस पर? तो आपको पता होगा जो Kp निर्भर करता है यानी कि वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ताप क्रम पर। डी इज द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित मतलब किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में ताप से, ऑप्शन बी में दाब से और ऑप्शन सी में सांद्रता पे और ऑप्शन डी में तन्यता पे। तो आपको पता होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर प्रभावित होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ताप पर, ताप क्रम पर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि के का मान किस पर मतलब निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए में ताप पर, ऑप्शन बी में दाब पर, ऑप्शन सी में अभिक्रिया को सांद्रता पर और ऑप्शन डी में सक्रिय ऊर्जा पर। इसे क्या आंसर हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपको पता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होते हैं वे जिसका मतलब वे अभिक्रिया जिनके घातों का मान 1 हो, घातों का योगफल 1 हो, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के मतलब कहलाते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाते हैं। जिस अभिक्रिया का मान मतलब जिस अभिक्रिया के घातों का मान 1 हो उसे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का मान कहते हैं। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो के होते हैं यानी कि वेग स्थिरांक वो किस पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसा कि इसका आंसर सभी लोग को याद होगा, इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रियाओं की जो सांद्रता होती है उस पर वेग स्थिरांक यानी कि के का मान निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है, यानी कि ढाल बराबर सूत्र बताना कि ढाल का मान जब खींचा जाता है तो उसका मान क्या होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका होता है लॉग के तथा 1/t के मध्य होता है। इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि शून्य कोटि वैसे होते हैं जिन अभिक्रियाओं का मान एकदम निश्चित हो, एकदम मतलब सही मान हो, कभी मान ऊपर नीचे नहीं होता है। तो क्या होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान क्या होता है? जब हमेशा निश्चित होता है। नेक्स्ट सवाल है प्रथम कोटि अभिक्रिया का मान। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मान जो हाफ टी यानी कि अर्धाई होता है उसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 0.693 के 0.693 के। ये भी पूछ लेता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो हाफ टी का मान है उसको सिद्ध कीजिए, बहुत बार ये पूछ लेता है 5 नंबर में भी।
चलिए इतना बात सभी को याद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, शून्य कोटि अभिक्रिया का, जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसमें जो वेग इस तरह यानी कि के का मान यानी कि इकाई कितना होता है, जैसे क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा माइनस डी सी बटा डी टी। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से कितना 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 के बीच होता है, जैसा कि मैंने इसका आंसर बताया था, इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सी इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। 2 और 3 के बीच में ही होता है, 2 और 3 के ही बीच में होता है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, दूसरे क्रम अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई क्या होती है, जो द्वितीयक यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया का बोल रहा है कि जो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया होते हैं उसमें के का मान क्या होता है, के की मतलब वेग स्थिरांक का मान इकाई क्या होती है, इससे क्या आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग सबको पता होगा, इस होगा प्रति सेकेंड प्रति मोल लीटर। ए इज द राइट आंसर। और ये इसका जो प्रति सेकेंड या द्वितीय कोटि सही है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, सही है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक रासायनिक अभिक्रिया में जो टी अल्फा बराबर 1 बटा एन -1 की जो अर्धआयु होती है यानी कि हाफ टी होगी क्या, ऑप्शन ए में है एन होगी, ऑप्शन ए में एन के पार -1 होगी, ऑप्शन सी में एन प्लस 1 होगी और ऑप्शन डी में एन स्क्वायर होगी। जैसे कि क्वेश्चन रिपीट भी हुआ तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सभी को इसका आंसर याद होगा, हाफ टी यानी कि अर्धआयु होगी, इसका आंसर हो जाएगा एन प्लस 1। इसका सी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर किस पर करती है, परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अनुभार पर या सक्रिय भार पर। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका होगा सक्रिय या सक्रिय भार पर निर्भर करती है। डी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है, सक्रिय भार पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ टी बराबर क्या होता है, यानी कि अर्धआयु। जैसे कि पता होगा जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी यानी कि अर्धआयु का मान क्या होता है, इसका हो जाएगा हाफ टी बराबर अल्फा ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि समानुपाती, इसका होता है समानुपाती, यानी कि समानुपाती किसके बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ बढ़ती है या समय के साथ घटती है या कि समय के साथ घटती है बढ़ सकती है, या डी में है समय के साथ स्थिर रहती है यानी कि एक समान रहती है। तो पता होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है, समय के साथ घटती है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया के एक उदाहरण मतलब अभिक्रिया ऐसा कौन सा है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक अभिक्रिया मतलब नहीं है, जिससे क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यह शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अभिक्रिया और चलिए नेक्स्ट सवाल है और आज का लास्ट सवाल है। तो सभी से उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभिक्रिया जो ROOAG प्लस Br2 से अभिक्रिया कल CCl4 यानी क्लोरोफॉर्म RBI प्लस AgBr प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये जो भी रिएक्शन अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया में उपयोग होता है, बहुत बार अभिक्रिया पूछ लेता है, 5 नंबर के पूछ लेता है, 2 नंबर के पूछ लेता है। तो आप लोग हो सके तो अभिक्रिया को जरूर याद कर लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि जो अभिक्रिया एक किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, इसका क्या आंसर होगा, हस्तांडीकरण जो भी है इसका बी द राइट आंसर होगा, बी द राइट आंसर होगा हस्तांडीकरण अभिक्रिया। सभी अभिक्रिया को जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि बहुत बार यह अभिक्रिया पूछ लेता है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी यह पूछ लेता है।
तो अभिक्रिया को जरूर देख लीजिएगा, जितनी भी अभिक्रिया पढ़ाएंगे हैं, और उसमें बहुत सारी अभिक्रिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।